अध्याय 196 बाधा तोड़ें। आर्यन ने मालती को देखा जो सो रही थी। उसने वो नकाब हटा दिया जो मालती ने पहना था। सोती हुई मालती बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा अब बहुत शांत लग रहा था। ये मालती के हमेशा ठंडे चेहरे से बेहतर था। जब आर्यन कुछ करना चाहता था तो उसने महसूस किया कि 4 फ्रोजन फेरीज यहाँ वापस आ गईं। आर्यन ने वो नकाब वापस रख दिया जिसका उपयोग मालती ने किया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगली बार यदि तुम फिर से ऐसा व्यवहार करती हो तो मैं तुम्हें इससे अधिक दंडित कर सकता हूं। आर्यन ने ठंडी परी मालती को दंडित करने का काफी आनंद लिया। वह एक दूर स्थान पर चला गया। आर्यन के जाने के बाद कुछ मिनट बाद 4 फ्रोजन फेरीज वापस आईं। जब वे वापस आईं तो उन्होंने मालती को घास पर सोते हुए देखा। उनके लिए संप्रदाय के नेताओं को ऐसी जगह सोते हुए देखना सामान्य नहीं था। 4 फ्रोजन फेरी में माधवी और मृणाली मालती के सबसे करीब थीं। दोनों अक्सर मालती को दीदी कहकर बुलाती थीं यदि उनके आसपास कोई अन्य लोग नहीं होते थे। दोनों मालती के पास पहुंचीं और मालती को जगाने की कोशिश की। संप्रदाय प्रमुख माधवी ने मालती को जगाने की कोशिश की। जब उसका शरीर माधवी द्वारा हिलाया गया तो मालती ने अपनी पलकें थोड़ी खोलीं। मैं कहाँ हूँ? उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। मालती ने माधवी और मृणाली से पूछा। संप्रदाय प्रमुख, हम वर्तमान में झील के किनारे हैं। वास्तव में हमारे जाने पर क्या हुआ? मृणाली ने पूछा कि अभी मालती के साथ क्या हुआ था। मालती को खुद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुत ही अजीब सपना देखा हो। उस सपने में उसे आर्यन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, यहाँ तक कि उस आदमी ने उसके निजी अंगों को छूने की हिम्मत की। मालती इस बात को लेकर भ्रमित होने लगी कि यह केवल एक सपना था या वास्तविकता। निश्चित रूप से मालती का नितंब आर्यन द्वारा किए गए थप्पड़ के कारण अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। मुझे याद नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मालती अब पहले की तरह ऐसी शर्मनाक बात पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। वह अब केवल अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करना चाहती थी, जो बहुत अराजक था। मालती का मन बहुत अराजक था। यदि यह सपना नहीं होता तो वह व्यक्ति इस झील में कैसे होता? यह असंभव था कि शहर में आर्यन इस तरह की छोटी सी जगह पर जाएं। मालती को यह अंतर करना कठिन लगा कि यह वास्तविकता थी या सपना। मालती और 4 फ्रोजन फेरी उस सराय में उड़ गईं जहां वे रहती थीं। दूर से आर्यन ने हिम संप्रदाय के प्रस्थान को देखा। हिम संप्रदाय के जाने के बाद आर्यन छिपने से बाहर आ गया। आज रात आर्यन ने बहुत खुशी महसूस की क्योंकि वह हिम संप्रदाय और चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की 2 सुंदरियों का आनंद ले सका। इसके अलावा ये 2 महिलाएं संप्रदाय की नेता थीं जो संप्रदाय में सभी के लिए आदर्श थीं। इस स्थान पर रुकना बहुत उबाऊ है। बेहतर है कि आर्यन कल आने की प्रतीक्षा करते हुए परिद्वार के अंदर साधना करें। जब सूर्य की किरणें अभी दिखाई दी थीं तो हर कोई तुरंत सराय से निकल गया। वे सभी उस पहाड़ की ओर चल दिए जो गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। स्काई प्रोफाउंड रेन के साधक बहुत जल्दी प्राचीन विरासत स्थल की ओर बढ़े। उनके पीछे अर्थ प्रोफाउंड रेन के साधक थे जो अभी भी उड़ने में असमर्थ थे। उन्हें पहाड़ तक पहुंचने के लिए पेड़ से कूदना पड़ा। आर्यन गुफा में शामिल हो गया। उसे उस स्थान पर जाने के लिए और गहराई में जाना पड़ा जहां सुरक्षा घेरा था। यहाँ पहले से ही 50 से अधिक साधक हैं। इनमें से कुछ नए लोग हैं जो अभी भीड़ में शामिल हुए हैं। सप्त तलवार संप्रदाय समूह, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, अग्नि घाटी संप्रदाय, हिम संप्रदाय और कुछ साधक जो स्काई प्रोफाउंड रेन के शिखर चरण पर थे, उन्होंने इस बाधा को नष्ट करने के लिए गठन किया। आइए हम इस बाधा को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति को एकजुट करें। अब्बास ने सभी को अपनी शक्ति को एकजुट करने का निमंत्रण दिया। सप्त तलवार संप्रदाय समूह, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, अग्नि घाटी संप्रदाय, हिम संप्रदाय और कुछ साधक जो स्काई प्रोफाउंड रेन के शिखर चरण पर थे, उन्होंने इस बाधा को नष्ट करने के लिए गठन किया। धम 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 धम। स्काई प्रोफाउंड रेन अवस्था के दर्जनों साधकों के संयुक्त हमलों और बाधा के बीच टक्कर का प्रभाव बहुत तेज सुनाई दिया। इतने सारे साधकों के संयुक्त हमलों से बाधा रत्ती भर भी नहीं हिली।
यह बाधा अभी भी सबके सामने बहुत मजबूती से खड़ी है। यह असंभव है, बाधा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? चारों बड़े संप्रदायों सहित कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि उनके द्वारा अभी किए गए संयुक्त हमले इस बाधा को नष्ट नहीं कर सके। आप सब अपनी शक्ति क्यों बचाते हैं? इस बाधा को नष्ट करने के लिए आपके पास जो पूरी शक्ति है उसका उपयोग करें। फुलवंती, जो अग्नि घाटी संप्रदाय की नेता है, उसने सभी से इस बाधा को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। फुलवंती ने देखा कि यहाँ मौजूद सभी साधक अपनी शक्ति को रोक रहे हैं। ये सभी लोग जानबूझकर प्राचीन विरासत का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति का सामना करते हैं। फुलवंती, क्या तुम नहीं देखती कि हमने अपनी शक्ति का उपयोग किया है? क्या संप्रदाय बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि हम गंभीर हैं? जिशान ने कमजोर अग्नि घाटी संप्रदाय की निंदा की। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सप्त तलवार संप्रदाय नहीं हो जिनके पास सबसे मजबूत शक्ति है? लेकिन मैं जो देखती हूँ, तुम सबसे कम शक्ति छोड़ रहे हो। क्या तुम लोग वहां खजाने पर एकाधिकार करने के लिए ऐसा कर रहे हो? फुलवंती ने सप्त तलवार संप्रदाय को दोष देना शुरू किया, जो शक्ति को बहुत अधिक रोक रहा है। वर्तमान सप्त तलवार संप्रदाय की शक्ति के साथ उन्हें सबसे अविश्वसनीय शक्ति उजागर करना चाहिए था। लेकिन पहले हमले को देखने के बाद यह चुना जा सकता है कि सप्त तलवार संप्रदाय में सब कुछ उनके पास जो शक्ति है उसे रोक रहे हैं। भीड़ में मौजूद आर्यन मन ही मन हंसा। चारों बड़े संप्रदायों के लोगों ने इसके बजाय एक दूसरे को दोष दिया। उन्हें इस बाधा को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी। वास्तव में आर्यन इस बाधा को एक उंगली से तोड़ सकता था, लेकिन वह चाहता था कि चार बड़े संप्रदाय उसके लिए ये काम करें। मुझे लगता है कि फुलवंती मास्टर का संप्रदाय जो कह रहा है वह सच है। आप सभी के पास स्पष्ट रूप से स्काई प्रोफाउंड रेन का 10वां स्तर है, लेकिन आपने अभी जो हमला किया वह चार संप्रदायों में सबसे कमजोर है। कंचन ने फुलवंती का बचाव किया। कंचन को लगा कि सप्त तलवार संप्रदाय कुछ धोखाधड़ी करना चाहता है, यहाँ तक कि सप्त तलवार संप्रदाय समूह द्वारा पहले किए गए हमले अग्नि घाटी संप्रदाय और हिम संप्रदाय की तुलना में कमजोर हैं। सप्त तलवार के सदस्य थे जिनके पास अन्य 3 बड़े संप्रदायों की तुलना में बहुत अधिक शक्ति थी। यदि आप सप्त तलवार संप्रदाय के लोग गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो हम इस सहयोग को रद्द कर देते हैं। मालती ने भी सप्त तलवार संप्रदाय की निंदा की। उसे लगा कि सप्त तलवार संप्रदाय इस सहयोग में ईमानदार नहीं है। आप सब 3 बड़े संप्रदाय के नेताओं के आग्रह के सामने जिशान कुछ और नहीं कह सका। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इस बार हम शक्ति को पीछे नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 महान संप्रदाय के नेताओं द्वारा आग्रह किया गया था, इसलिए अब्बास को गंभीर होना ही पड़ा। इस बार सभी ने एक बार फिर इस बाधा को तोड़ने के लिए हाथ मिलाया। धम 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 धम। पूरी ताकत के साथ एक संयुक्त हमला बाधा में दरार डाल देता है। धीरे धीरे बाधा फटने लगती है। चटक, बाधा अंततः टूट गई। अध्याय 197। विशाल गोलम। सफल हुए। बाधा के नष्ट होने के बाद सभी खुशी से झूम उठे। चारों बड़े संप्रदायों ने तुरंत अपनी शक्ति बहाल करने वाली औषधियां ली। उन सभी ने बहुत तेजी से दवाओं का सेवन किया। चलो अंदर चलते हैं। अब्बास ने संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सप्त तलवार संप्रदाय प्राचीन विरासत में प्रवेश करने वाला पहला संप्रदाय था। हम भी अंदर चलते हैं। फिर उनके पीछे चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, अग्नि घाटी संप्रदाय और हिम संप्रदाय ने प्रवेश किया। स्काई प्रोफाउंड रेल्म के मध्यवर्ती और शिखर चरण के साधक अंदर चले गए, जबकि स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शुरुआती स्तर और उससे नीचे के साधक अंदर की स्थिति सुरक्षित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यन भी अंदर चला गया। वो अंदर के खजाने चारों बड़े संप्रदायों के लोगों के लिए छोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि यहाँ रास्ता कई दिशाओं में बटा हुआ था, इसलिए सभी संप्रदाय अपना रास्ता खोजने के लिए बिखर गए। बहुत तेज गति के साथ आर्यन ने आसानी से चारों बड़े संप्रदायों के समूहों को पीछे छोड़ दिया। यहाँ अंदर बहुत सारे जाल थे जो बहुत अच्छी तरह से छिपाए गए थे। ये सभी जाल स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण के साधकों को खतरा पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। चारों बड़े संप्रदायों के साधकों को बहुत सावधान रहना पड़ रहा था ताकि वे इन घातक जालों की चपेट में न आ जाएं। आर्यन ने इन जालों की ज्यादा परवाह नहीं की। वो अपने सामने आने वाले जालों के बीच से आगे बढ़ता रहा।
वो मूल्यवान वस्तुओं या खजानों की तलाश में इधर-उधर भटकता रहा। कुछ मिनटों तक घूमने के बाद आर्यन को कोई भी मूल्यवान वस्तु या खजाना नहीं मिला। ये क्या है? कमरे का सारा सामान खाली क्यों है? अंदर कुछ भी नहीं है। आर्यन ने इस जगह के दर्जनों कमरों की जांच की थी। उसके द्वारा जांचे गए सभी कमरे खाली थे। कमरों में केवल धूल और कचरा था। आर्यन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ मूल्यवान प्राप्त करना ही था। इतनी लंबी यात्रा के बाद वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। अचानक आर्यन रुक गया। उसके सामने पत्थर के फर्श से कुछ बाहर आने लगा। ये चट्टानें सतह पर उठने लगीं और एक बड़े राक्षस का आकार लेने लगीं। ये एक गोलम, पत्थरों से बना राक्षस, जादुई जीव था। इस राक्षस की ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 3D 1.5 मीटर थी। गोलम की रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होती है और हमला भी काफी शक्तिशाली होता है। उनकी कमजोरी उनकी बहुत धीमी गति है। वहां 20 से अधिक गोलम जादुई जीव थे जिन्होंने आर्यन का रास्ता रोक दिया था। गोलमों का ये झुंड आर्यन की ओर बढ़ने लगा। उनके दौड़ने से आर्यन के आसपास की जमीन कांपने लगी, क्योंकि इन राक्षसों का वजन बहुत भारी था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आर्यन के मन की स्थिति अभी अच्छी नहीं थी। उसे अभी तक कोई मूल्यवान वस्तु या खजाना नहीं मिला था, और अब ये बदसूरत राक्षस उसका रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे थे। धम धम धम। आर्यन ने गोलमों के इस झुंड को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। 15 गोलम जो नष्ट नहीं हुए थे वे पीछे हट गए। वे जान गए थे कि आर्यन उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन 15 गोलमों ने मिलकर एक ऐसे गोलम का रूप लेना शुरू कर दिया जो पहले से कहीं अधिक विशाल था। अब इस विशाल गोलम की ऊंचाई लगभग 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी। शक्ति मिलाने के बाद गोलम की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। अब वो विशाल गोलम राक्षस अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 10वें स्तर पर था। गोलम की सांसें किसी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की तरह निकल रही थीं। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अब वो विशाल गोलम बहुत डरावना लग रहा था। तो तुम लोगों ने अपनी ताकत एकजुट कर ली है। ठीक है, चाहे तुम कितने भी महान क्यों न हो, मैं तुम्हें कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आर्यन ने अपना मुक्का कसा। दहाड़। गोलम राक्षस दहाड़ा। ऐसा लगा जैसे उसे आर्यन की बात समझ आ गई हो। गोलम ने एक हाथ उठाया। उसका इरादा नीचे मौजूद आर्यन को कुचलने का था। बूम। गोलम ने आर्यन पर बहुत जोर से प्रहार किया। आर्यन के आसपास के पत्थर का फर्श बहुत शक्तिशाली ताकत से टकराया, लेकिन अजीब बात यह थी कि विशाल गोलम के हमले से फर्श को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा। इस विशाल शक्ति के साथ फर्श को तो नष्ट हो जाना चाहिए था। गोलम राक्षस ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते समय उसका हाथ किसी चीज द्वारा जकड़ा हुआ महसूस हुआ। विशाल गोलम के हाथ के नीचे आर्यन ने उस पत्थर के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। हे, तो तैयार हो जाओ। आर्यन ने राक्षस गोलम के हाथ को खींचा और फिर उसे फर्श पर दे मारा। यह एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। एक छोटा सा इंसान 20 मीटर के विशाल राक्षस को पटक रहा था। धम धम धम। विशाल गोलम राक्षस को आर्यन ने बहुत जोर से पटका। शरीर बहुत बड़ा होने के कारण विशाल गोलम को वापस उठने में कठिनाई हो रही थी। आर्यन विशाल गोलम के सिर के ऊपर चढ़ गया। बड़े राक्षस, लगता है तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश है। आर्यन ने राक्षस के सिर को कई बार थपथपाया। विशाल गोलम क्रोधित हो गया। उसका शरीर नरम दिखने वाले पत्थर में बदलने लगा। ये चीज आर्यन के शरीर को लपेटने लगी। आर्यन अब विशाल गोलम के शरीर के अंदर था, जो अब एक गोल मार्बल की तरह दिख रहा था। धीरे धीरे गोलम का शरीर सिकुड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे वो आर्यन के शरीर को कुचलकर टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। ब्रेकिंग द मीटियोर ब्लो। बूम। आर्यन ने अंदर से विशाल गोलम के शरीर को नष्ट कर दिया। विशाल गोलम का शरीर सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर हर तरफ बिखर गया। धमाक धमाक धमाक। गोलम के अंगों के गिरने की आवाज किसी गुफा के ढहने जैसी लग रही थी। आर्यन विशाल गोलम के शरीर के मलबे के बीच खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। वो मलबे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। इस गोलम का एक कोर कंद होना चाहिए था। लेखक नोट: कोर जादुई जीवों का केंद्र होता है। इसके कई कार्य होते हैं, जैसे जादुई कलाकृतियां या दवाएं बनाना। साधकों की दुनिया में इसे काफी ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। आर्यन ने पत्थर के मलबे को फाड़ दिया। कुछ देर खोजने के बाद उसे उस विशाल गोलम का कोर मिल गया। उसे केवल एक ही कोर मिला। ऐसा लगता है कि शुरू से ही वे 20 गोलम एक ही इकाई थे, जो केवल बड़ी संख्या में लड़ने के लिए विभाजित हुए थे। आर्यन ने उस कोर को लिया और उसे परिद्वार के भंडार कक्ष में रख दिया। बुरा नहीं है, कम से कम मुझे कुछ तो मिला। ये कुछ न मिलने से बेहतर था। आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो जानना चाहता था कि आगे क्या है। वो काफी समय तक चला। ये प्राचीन विरासत स्थल वास्तव में किसी भ्रामक भूल भुलैया की तरह था, जिसने आर्यन को कई बार गोल गोल घुमाया। अध्याय 198 भूल भुलैया। रुको, क्या मैं इस जगह से पहले ही 2 बार नहीं गुजर चुका हूं? आर्यन को महसूस हुआ कि वो इस जगह को 2 बार पार कर चुका है। स्पष्ट रूप से जो रास्ता उसने लिया था वो अलग था, लेकिन वो बार बार इसी स्थान पर क्यों लौट रहा था? ये मत कहना कि यहाँ की दीवारें हिल सकती हैं।
आर्यन को संदेह होने लगा कि इस जगह की दीवारें चल सकती हैं। यदि वे वास्तव में हिल सकती थीं, तो इसका मतलब था कि ये जगह आर्यन के साथ खेल रही थी। इसे आजमाने के लिए आर्यन आगे बढ़ा और उसने उस रास्ते की संरचना को याद रखना शुरू किया जिस पर वो चल रहा था। कुछ 100 मीटर चलने के बाद आर्यन मुड़ा और उसी रास्ते पर वापस आया जिसे उसने अभी पार किया था। जब आर्यन पिछले स्थान पर वापस आया तो उसने देखा कि दीवार की संरचना बदल गई थी। जिस रास्ते से वो पहले आया था वो अब एक दीवार से ढक चुका था। धिक्कार है, तो इस पूरे समय मुझे इस भूल भुलैया में घुमाया जा रहा था। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि ये जगह उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी। ठीक है, मैं इस दीवार को नष्ट कर दूंगा। यदि ऐसा है तो आर्यन को बस अपने सामने की सभी दीवारों को तोड़ना होगा ताकि वो आसानी से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। ब्रेकिंग द मीटियोर ब्लो। आर्यन ने इस दीवार को नष्ट करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। धम! एक बहुत तेज धमाका हुआ। अजीब बात यह थी कि उस गर्जनापूर्ण हमले के बावजूद आर्यन के सामने की दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्या? आर्यन ये देखकर काफी हैरान रह गया कि जिस दीवार पर उसने अभी प्रहार किया था उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये बहुत अजीब था। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। आर्यन एक बार और प्रयास करना चाहता था और इस बार वो अपनी शक्ति को बिल्कुल नहीं रोकेगा। ब्रेकिंग द मीटियोर ब्लो। धम! इस बार का धमाका पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन आर्यन द्वारा लगाई गई पूरी ताकत के बावजूद वो दीवार बिना किसी खरोच के खड़ी रही। धिक्कार है, ये किस तरह की दीवार है? इस जगह की दीवार बहुत अजीब थी। ये पृथ्वी की सभी चट्टानों से कहीं अधिक कठोर थी। आर्यन ने एक बार फिर कोशिश करने का इरादा किया। इस बार वो एक अन्य तकनीक का उपयोग करने और अपनी अग्नि नस खोलने की सोच रहा था। मास्टर, आप जो करेंगे वो व्यर्थ होगा, अवनी ने आर्यन के मन में कहा। अवनी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्यन जानना चाहता था कि अवनी का क्या इरादा है। आपको पता होना चाहिए, इस जगह को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर देवलोक यानी गॉडलैंड से आए हैं। हालांकि इन्हें बहुत अच्छे पत्थर नहीं कहा जा सकता, फिर भी ये दिव्य क्षेत्र के निचले स्तर के साधकों के हमलों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। अवनी ने इस दीवार को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में विस्तार से बताया। तुम्हारा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने ये जगह बनाई थी वो देवलोक से आया था? ये सुनने के बाद आर्यन ने अनुमान लगाया कि ये विरासत छोड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से देवलोक का था। संभवतः इस जगह की बनावट को देखते हुए इसे देवलोक के किसी काफी शक्तिशाली प्राणी ने बनाया होगा। अवनी काफी समय से इस जगह को देख रही थी और उसने अंदाजा लगाया कि ये भूल भुलैया किसने बनाई होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आर्यन काफी खुश दिखा। अगर ये सच था कि ये जगह देवलोक के किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थी तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारा खजाना छिपा होगा। इसने आर्यन के भीतर इस भूल भुलैया को जीतने की उत्सुकता और बढ़ा दी। तो क्या तुम जानती हो कि इस भूल भुलैया का निकास द्वार कहाँ है? आर्यन ने अवनी से पूछा। चूंकि अवनी का ज्ञान उससे कहीं अधिक विस्तृत था, इसलिए उसके पास कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए था। मास्टर, ये थोड़ा कठिन है। मैं उस कोर एरे यानी मुख्य ऊर्जा केंद्र को नहीं ढूंढ पा रही हूं। आपको इसे खुद ही ढूंढना होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी शक्ति ने उसके स्थान को छिपा दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ढूंढ लूंगा। चूंकि अवनी को पता नहीं था, इसलिए आर्यन ने खुद रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उसने एक तरीका आजमाना चाहा। वो बहुत तेजी से उड़ने लगा। आर्यन का विचार सरल था। यदि वो दीवार की गति से अधिक तेज हो सके तो शायद वो यहां से बाहर निकल पाएगा। उसे लगा कि ये तरीका आजमाने लायक है। दूसरी ओर चेरी ब्लॉसम संप्रदाय के ग्रुप की स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। वो सभी काफी बुरी तरह घायल दिख रहे थे। उन्हें रक्त व्याघ्र यानी ब्लड टाइगर नाम के एक मैजिकल जीव के हमले ने घायल कर दिया था। ये मैजिकल जीव लाल रंग के बालों और काले पैटर्न वाला होता है। ये बहुत तेज और अपने शिकार पर हमला करने में बहुत क्रूर होता है। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की वर्तमान शक्ति के साथ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यदि वे 1-2 होते तो शायद वे संभाल लेते, लेकिन अभी उनका सामना 15 रक्त व्याघ्रों के झुंड से हुआ था, जिन्होंने कंचन और संप्रदाय की अन्य महिलाओं को आसानी से दबा दिया था। लड़ने में असमर्थ होने के कारण वे क्षयों वहां से भागने को मजबूर हुए थे। दुर्भाग्य से उनके घावों से निकलने वाला खून रक्त व्याघ्रों ने उनके स्थान का पता लगाने के लिए उपयोग किया। ये जीव खून के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और मीलों दूर से खून की गंध सूंघ सकते हैं। आप सभी निकलने का रास्ता खोजें। मैं इस जादुई मॉन्स्टर के झुंड का ध्यान भटकाती हूं। कंचन ने 5 बुजुर्गों को तुरंत ये स्थान छोड़ने के लिए कहा। यदि वे यहां रुके रहे तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। दीदी, लेकिन आपका क्या होगा? चारों महिलाएं कंचन की स्थिति को लेकर चिंतित थीं। कोई और रास्ता नहीं है, ये हम सबके मरने से बेहतर है। जल्दी यहां से निकलो। कंचन ने कड़े स्वर में आदेश दिया, लेकिन उनमें से एक ने विरोध करने की कोशिश की। कोई बकिन नहीं, जल्दी जाओ, ये तुम्हारे संप्रदाय प्रमुख का सीधा आदेश है।
कंचन ने अपने पद का उपयोग करते हुए पांचों को तुरंत वहां से जाने को कहा। चलो चलते हैं। एकमात्र पुरुष बुजुर्ग ने चारों महिलाओं को वहां से चलने को कहा। जब वे चारों जाने लगी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे बहुत दुखी थीं कि कंचन उनकी सुरक्षा के लिए खुद का बलिदान दे रही हैं। पांचों बुजुर्गों के जाने के बाद कंचन दूसरी दिशा में चली गई ताकि वो उन रक्त व्याघ्रों को अपनी ओर खींच सके। उसे नहीं पता था कि ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी यहां नहीं आती। पछतावा हमेशा देर से आता है। अब वो केवल उन राक्षसों से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। कंचन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी बची हुई प्रोफाउंड एनर्जी के साथ वो बहुत देर तक नहीं टिक पाएगी। अध्याय 199 कंचन को बचाओ। कंचन केवल ये आशा कर सकती थी कि वो मदद मांगने के लिए अन्य 3 बड़े संप्रदायों से मिल जाए। बहुत बुरा हुआ कि सामने एक बंद रास्ता था। कंचन तुरंत रुक गई। उसने उस चौराहे पर वापस जाने की कोशिश की जिसे उसने पहले पार किया था। जब कंचन मुड़ने ही वाली थी तभी रक्त व्याघ्र ब्लड टाइगर उसके ठीक पीछे आ चुके थे। धार 15 रक्त व्याघ्र कंचन की ओर देखकर दहाड़े। कंचन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे एक दीवार थी। वो अब भाग नहीं सकती थी। क्या मैं इसी जगह मर जाऊंगी? कंचन के पास अब कोई आशा नहीं बची थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सभी निकास द्वार रक्त व्याघ्रों ने बंद कर दिए थे। कंचन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो एक दुखद मृत्यु स्वीकार करने के लिए तैयार थी। ओ नहीं, फिर से बंद रास्ता। रक्त व्याघ्रों के पीछे से किसी की शिकायत करने की आवाज आई। शिकायत करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आर्यन था। आर्यन हताश हो रहा था क्योंकि वो इस कष्टप्रद भूल भुलैया के अंदर लगातार गोल गोल घूम रहा था। किसी की आवाज सुनकर कंचन ने अपनी आंखें खोलीं। वो देखना चाहती थी कि अभी कौन आया है। कंचन ने देखा कि ये व्यक्ति आर्यन था। भले ही आर्यन ने अपनी शक्ल छिपाने के लिए बांस की टोपी पहनी थी, फिर भी वो कंचन को थोड़ा पहचान सकती थी। कंचन को याद आने लगा कि कल रात क्या हुआ था। उसके लिए कल की रात ऐसी थी जिसे वो इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती थी। भले ही वो केवल एक मालिश थी, लेकिन आर्यन की तकनीक का स्वाद दुनिया में सबसे महान था। आर्यन, जल्दी यहां से निकल जाओ। कंचन ने आर्यन को तुरंत ये जगह छोड़ने के लिए कहा। वो जानती थी कि आर्यन ने एक कलाकृति आर्टिफैक्ट का उपयोग करके अपनी असली ताकत छिपाई है, लेकिन 15 रक्त व्याघ्रों के सामने आर्यन का अंत निश्चित रूप से दुखद होगा। यह आवाज सुनकर आर्यन ने आगे देखा। स्पष्ट रूप से जादुई राक्षसों के झुंड के बीच एक सुंदर महिला कंचन थी जो बहुत असहाय दिख रही थी। कंचन ने जो कपड़े पहने थे वे खून से लथपथ थे और उसकी हालत थोड़ी अस्त-व्यस्त थी। कंचन को इतना दयनीय देखकर आर्यन को दया आ गई। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? आर्यन ने कंचन को मदद की पेशकश की। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी यहां से भागो, वो तुम्हारे बस के नहीं है। कंचन ने आर्यन को तुरंत जाने को कहा। ये काफी शक्तिशाली राक्षस थे। कम से कम एक रक्त व्याघ्र की शक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 8वें से 9वें स्तर के साधक के बराबर थी। यहां तक कि स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 10वें चरण के साधकों के लिए भी इतने बड़े समूह से लड़ना बहुत कठिन था। ये देखकर कि कोई नया शिकार आया है, आधे रक्त व्याघ्र मुड़े और आर्यन की ओर बढ़ने लगे। वे सभी बहुत भूखे लग रहे थे। राक्षसों ने आर्यन को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही उनका भोजन बन जाएंगे। कंचन के लिए ये राक्षस जानलेवा थे, लेकिन आर्यन के लिए ये किसी खजाने के समान थे। 15 रक्त व्याघ्रों के कोर निश्चित रूप से उसके बहुत काम आने वाले थे। इनका उपयोग आर्यन अपने निर्माण और एल्केमी के कौशल के अभ्यास के लिए कर सकता था। आर्यन आगे बढ़ा और राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो गया। सावधान! ये देखकर कि आर्यन क्या करने जा रहा है, कंचन ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन आगे बढ़ा और रक्त व्याघ्रों के झुंड पर हमला कर दिया। कंचन को लगा कि आर्यन जो कर रहा है वो व्यर्थ है और वो निश्चित रूप से हार जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आगे जो होने वाला था उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। धम 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 लड़ाई की आवाज गूंजने लगी। लड़ाई बहुत छोटी थी। वातावरण फिर से शांत होने में केवल कुछ ही सेकंड लगे। कंचन ने निश्चित रूप से सुना कि लड़ाई खत्म हो गई है। उसने थोड़ा झांक कर देखना चाहा कि क्या हुआ है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने वो देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी 15 रक्त व्याघ्रों का शव का ढेर आर्यन के सामने था। उन सभी की सांसें थम गई थीं। ये देखकर कंचन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पलकें मलीं कि क्या ये सपना तो नहीं है। ये सपना नहीं है तो इस व्यक्ति ने 15 रक्त व्याघ्रों को कैसे हराया? चूंकि उसने लड़ाई नहीं देखी थी, इसलिए कंचन बहुत उत्सुक थी कि आर्यन ने उन्हें कैसे हराया। आर्यन ने एक दंजर उठाया और शवों के अंदर से कोर निकालना शुरू कर दिया। कंचन तुरंत आर्यन के पास पहुंची। आर्यन, तुमने उन्हें कैसे हराया?
मैंने बस उन्हें मारा, आर्यन ने बहुत सहजता से उत्तर दिया। वास्तव में उसने उन्हें मुक्कों से मार डाला था। अपनी घातक गति और आक्रमण के बावजूद ये राक्षस उस विशाल गोलम की तुलना में रक्षा में बहुत कमजोर थे, जिससे आर्यन पहले लड़ा था। क्या? आर्यन का जवाब सुनकर कंचन और भी हैरान हो गई। वास्तव में इस व्यक्ति का स्तर क्या है? ये इतना शक्तिशाली क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। एक एक करके सभी कोर निकाल लिए गए। उसके बाद आर्यन ने शवों को फेंक दिया। तुम इन्हें फेंक क्यों रहे हो? इनका अभी भी थोड़ा मूल्य है। कंचन ने आर्यन को बताया कि शरीर के अन्य अंगों का भी उपयोग किया जा सकता है। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकती हो। आर्यन को उनकी जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूं। चूंकि आर्यन ने मना कर दिया था, इसलिए कंचन ने उन 15 शवों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। आर्यन, तुम्हारा वर्तमान स्तर क्या है? भारी जिज्ञासा के कारण कंचन ने पूछा। ये एक रहस्य है। आर्यन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वो अपना स्तर नहीं बताना चाहता था। कंजूस। उत्तर सुनकर कंचन ने असंतोष में अपने गाल फुला लिए। आर्यन ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया और कहा, तुम्हें अपने घावों का इलाज करना चाहिए और ये कपड़े बदल लेने चाहिए। आर्यन ने परिद्वार के भंडार कक्ष से एक मरहम निकाला। इसे लगाओ, इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे और कोई निशान भी नहीं रहेगा। उसने वो मरहम कंचन को थमा दिया। कंचन ने मरहम स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। कंचन दूसरी तरफ मुड़ गई और अपने कपड़े उतारने लगी। वो अपने घावों पर मरहम लगाने लगी। ये मरहम बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। इसे लगाते ही घावों में ठंडक और सुकून महसूस होने लगा। अध्याय 200 सप्त तलवार संप्रदाय की गुप्त योजना। जब कंचन ने अपनी पीठ पर मरहम लगाने की कोशिश की तो उसे कठिनाई हुई, क्योंकि उसके हाथ पीठ के घाव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आर्यन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कंचन ने अपनी पीठ पर मरहम लगाने के लिए आर्यन से मदद मांगी। आर्यन ने कंचन के हाथ से मरहम लिया और उसकी सफेद और कोमल पीठ पर लगाना शुरू कर दिया। इस बार कंचन ने आर्यन को बिल्कुल नहीं चिढ़ाया। उसने बहुत ईमानदारी से मदद मांगी थी। शायद जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करने के कारण कंचन हमेशा की तरह आर्यन को लुभाने की स्थिति में नहीं थी। जब आर्यन की उंगलियों ने उसे छुआ तो कंचन का शरीर थोड़ा कांप उठा। ये कंपन दर्द के कारण नहीं था। उसे महसूस हुआ कि आर्यन के हाथों में कोई जादुई शक्ति है, जो स्पर्श मात्र से किसी स्त्री को उत्तेजित कर सकती है। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि कंचन महिला हृदय सूत्र तकनीक का अभ्यास करती थी, और जब उसका सामना आर्यन की हृदय तकनीक से हुआ तो दोनों के बीच एक अलग ही संबंध बन गया। ठीक है, सब हो गया। आर्यन ने कंचन के घाव पर मरहम लगा दिया था। कुछ ही क्षणों में कंचन के सभी घाव भर गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। आर्यन की दवा बहुत प्रभावी थी। ये कैसी दवा है? इसका प्रभाव तो असाधारण है। कंचन ने मरहम की प्रशंसा की। उसने कभी ऐसा मरहम नहीं देखा था जो इतनी तेजी से घावों को ठीक कर सके। जाहिर है, बाहरी घावों के इलाज के लिए मरहम है, आर्यन ने जवाब दिया। वास्तव में ये उत्पाद आर्यन ने खुद नहीं बनाया था। ये वसंत ने उसे कठिन प्रशिक्षण के दौरान घावों को भरने के लिए दिया था। ये मरहम बहुत प्रभावी था। अभ्यास के दौरान आर्यन को लगने वाली सभी चोटें इससे आसानी से ठीक हो जाती थी। दूसरी तरफ मुड़ो, मुझे कपड़े बदलने हैं, कंचन ने आर्यन से कहा। वो अपने गंदे कपड़े बदलना चाहती थी। आर्यन ने लाचारी में अपनी पीठ कंचन की ओर कर ली। पीछे से उसे कपड़े उतारने की सरसराहट सुनाई दी। देखकर कि आर्यन मुड़ चुका है, कंचन ने एक सादी सफेद प्राचीन महिला पोशाक ली और उसे तुरंत पहन लिया। हो गया, तुम मुड़ सकते हो, कंचन ने अनुमति दी। आर्यन मुड़ा और कंचन के वर्तमान रूप को देखा। उसने देखा कि कंचन ने एक सादी सफेद पोशाक पहनी थी। सफेद कपड़ों में वो एक सुंदर और मासूम अप्सरा की तरह लग रही थी। कंचन आगे आई और आर्यन के सामने खड़ी हो गई। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उसने मौत के मुंह से बचाने के लिए आर्यन का आभार व्यक्त किया। कोई बात नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। वो कंचन की सुंदरता से थोड़ा मंत्रमुग्ध था। ये पता चला कि जब वो भड़कीले कपड़े नहीं पहनती तो कंचन और भी सुंदर दिखती है। आर्यन को खुद पर मोहित देखकर कंचन बहुत खुश हुई। अब उसे पता चल गया था कि आर्यन की पसंद कैसी है। ऐसा लगता था कि आर्यन को मासूम दिखने वाली महिलाएं पसंद थी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। आर्यन ने यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की तैयारी की। 1 मिनट रुको, कंचन ने उसे जाने से रोका। अब क्या है? जाहिर है मुझे अपने साथ ले चलो। कंचन का इरादा उसके साथ चलने का था। ठीक है, लेकिन मुझे रोकना मत। आर्यन को कंचन के साथ रास्ता खोजने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम उसके जैसी सुंदरी के साथ वो उबेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, कंचन ने फिर से आभार व्यक्त किया। दोनों ने मिलकर रास्ता खोजना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें इस जगह कोई खजाना मिला? आर्यन ने पूछा कि क्या उसके समूह को कुछ मिला। अभी तक नहीं, शुरुआत से ही हमें कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। हमने जितने भी कमरों की जांच की वे सब खाली थे, कंचन ने बताया।
उन्होंने बहुत सारे कमरे खोले थे, लेकिन उन्हें खजाना नहीं बल्कि आपदा मिली थी। जिस आखिरी कमरे को उन्होंने खोला उसमें 15 रक्त व्याघ्र थे। वे बहुत बदकिस्मत थे कि उन्होंने वो कमरा खोल दिया जहां ये राक्षस सो रहे थे। कंचन सोचने लगी कि ये जादुई जीव यहाँ कहाँ से आए और इस जगह कैसे जीवित रह सकते हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लगा कि सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि चेरी ब्लॉसम संप्रदाय का भी वही हाल था। आर्यन का अंदाजा सही निकला। ये कोई प्राचीन विरासत कक्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया थी जो उन सभी को मारने के लिए बनाया गया था जो विरासत स्थल के सबसे गहरे हिस्सों में घुसने की कोशिश करें। चलो जल्दी यहां से बाहर निकलते हैं। आर्यन ने अपनी गति थोड़ी तेज कर दी। कंचन उसके पीछे पीछे चलने लगी। काफी आगे आर्यन को लड़ाई की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा हो। अपनी आभा छिपाओ, चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आर्यन ने कंचन को अपनी उपस्थिति गुप्त रखने को कहा। उसे महसूस हुआ कि आगे साधकों के बीच लड़ाई चल रही है। समस्या ये है कि ये लोग किस बात पर लड़ रहे हैं जब यहाँ कोई खजाना ही नहीं है। जैसे ही आर्यन और कंचन करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि सप्त तलवार संप्रदाय के 4 बुजुर्ग अग्निघाटी संप्रदाय के 2 बुजुर्गों से लड़ रहे थे। लड़ाई काफी भीषण थी। अग्निघाटी संप्रदाय के 2 बुजुर्ग पहले ही मर चुके थे और शेष 2 बड़ी बहादुरी से सप्त तलवार संप्रदाय के 4 लोगों का सामना कर रहे थे। अग्निघाटी के बुजुर्गों, अपने 2 दोस्तों के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलने वाला व्यक्ति जीशान था। उन 4 लोगों के समूह का नेतृत्व जीशान कर रहा था। जीशान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारे संप्रदाय प्रमुख को यह पता चला तो तुम्हारे संप्रदाय और हमारे बीच युद्ध निश्चित है? अग्निघाटी संप्रदाय के बुजुर्गों ने चेतावनी दी और उससे तुरंत माफी और हर्जाने की मांग की। इन 4 लोगों ने उनके 2 बुजुर्गों को मार डाला था, जो संप्रदाय के लिए बड़ी क्षति थी। हमें क्यों डरना चाहिए? शुरुआत से ही हमारा इरादा तुम सबको इस जगह से खत्म करना था। इस तरह हम पूरे देश में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बन जाएंगे। सप्त तलवार संप्रदाय का असली इरादा उन 3 बड़े संप्रदायों के उच्च अधिकारियों को रास्ते से हटाना था। अध्याय 201। सप्त तलवार संप्रदाय का असली चेहरा सामने आया।
हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।